पेरेंट्स आर नॉट इंजीनियर्स, दे आर गार्डनर्स. अब की जो माएँ हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनको इंस्टाग्राम मॉमी भी बनना है. मुझे तो कोई बहुत नोटेबल चीज़ नहीं समझ आ रही कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज से हमने सीखी हों. हाँ, अदब, आदाब, तरीका, तौर, वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करी. अनफॉर्चुनेटली हम 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में जाके तो बैठ के पहली दफ़ा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के असूल क्या है. उससे पहले तो जिसने कान से पकड़ के जिस रिश्ते पे लगा दिया हम उस पर लग रहे हैं. लेकिन एक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये है इसी बात पे कि आप माँ हैं और आपने देनी है कुर्बानी. बिकॉज ये है प्रूफ ऑफ लव. आपने कुर्बान हो जाना है अपने बच्चे के लिए. खाना जब लगता है पहले बोलते थे कि मुर्गी की टांग मेरी है. आई लव दैट. आई ऑलवेज से पेरेंटिंग इज एन आर्ट और यू हैव टू स्टार्ट इट विद योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एट मॉमकास्ट. भाई आज का ये पॉडकास्ट हमारी बहुत प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन के बाद हुआ है क्योंकि ताहिरा और मैं इस टॉपिक पे बहुत अरसे से बात करना चाह रहे थे एंड इट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन है अराउंड परफेक्ट पेरेंटिंग कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, और अगर करती है और हम सब परफेक्ट पेरेंट्स हैं सो फिर ये पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में गैप कैसा. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. हम मिथ्स पर बात करेंगे, हम फैमिली डायनामिक्स पे बात करेंगे, कल्चरल प्रेशर्स पे बात करेंगे. सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. और कहीं अगर आप हम आपको अनोइंग या बोरिंग लगने लगें तो प्लीज़ बंद नहीं करिएगा, बट हमें 2x पे सुन लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ताहिरा, तो आप बताइए, क्या आप परफेक्ट पेरेंट हैं? नहीं, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि आई एम ट्राइंग टू बी. तो वो जो प्रेशर है ना वो मुझे लगता है कि इट्स रियल एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मुझे लगा कि हमें इसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी, अब मैं इसमें बड़ी आम सी मिसाल देती हूँ कि हम जब इंस्टाग्राम पर देखते हैं ना कि एक माँ सारा कुछ मैनेज कर रही है, एक इन्फ्लुएंसर सारा कुछ मैनेज कर रही है. मैं रिसेंटली किसी से डिस्कस कर रही थी कि वो उन्होंने बच्चा डिलीवर किया और अगले दिन वो इतना मतलब अच्छे तरीके से वेल प्रेजेंटेड लग रही थी. वो अपने घर भी गई, बड़ा फ्रेश थी, बड़े बच्चों को भी अच्छे से लुक आफ्टर कर रही होती हैं. तो आई ऑल्सो फील दैट प्रेशर कि मेरा भी ऐसा हो कि आप दिख भी अच्छे रहे हों, बच्चे भी ऐसे हों, और मतलब आप कहीं पर जाएँ बच्चे भी आपके बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से टांग पे टांग रख के बैठ जाए ना, वो कोई हैपेसेट चीज़ें कर रहे हों. तो वो जो एक पेरेंटिंग का प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है. अच्छा, और आई थिंक परफेक्ट पेरेंटिंग हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि पेरेंटिंग भी जस्ट लाइक एनी अदर थिंग एक स्किल है. एंड आई थिंक इससे पहले कि हम इस कंक्लूजन पे निकलेंगे परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती कोई चीज़, आई थिंक हम थोड़ी मिथ्स पे बात करें जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें. और सबसे बड़ी जो मिथ, सबसे कॉमन जो चीज़ हम सुनते हैं वो ये है कि अगर बच्चा सक्सेसफुल है और एकेडमिक्स में अच्छा है तो इसका मतलब भाई इसके ज़बरदस्त पेरेंटिंग हुई है और बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है माँ बाप ने. वो देखें ना आप, इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि हमने बीइंग अ पेरेंट जो है ना वो अपनी सेल्फ इस्टीम को और सक्सेस को भी अटैच कर दिया है बच्चे की सक्सेस से. अच्छा, फिर उसके अंदर इतना बड़ा एक ख़राबी है कि हमने बच्चे की सक्सेस को अटैच कर दिया है उसका बेहतरीन स्कूल में हो जाने से, कॉलेज में हो जाने से, अच्छी नौकरी से, अच्छी जगह शादी हो जाने से, बड़ी गाड़ी ले लेने से. अब ये भी हर इंसान का अलग होता है, सक्सेस नापने का तरीका भी तो अलग है ना, मेरा और आपका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा. लेकिन हमने सोसाइटी के अंदर ना एक सर्टेन पैरामीटर सेट कर दिए हैं और मुझे लगता है हम सारे ही जो हमारे वालदैन थे 90s 80s की बात करें और जो हम खुद अब वालदैन बन गए हैं, मुझे लगता है हम सारे इसी रेस के अंदर जा रहे हैं. समहाउ हम ना अपनी वैल्यूज़ और अपनी प्रेफरेंसेस भूल गए कि मुझे क्या चाहिए. अच्छा, मुझे ये लगता है कि देखो, अगर मैं देखूँ ना कि परफेक्ट पेरेंटिंग क्या है या एक सक्सेसफुल चाइल्ड मीन्स सक्सेसफुल पेरेंटिंग, इसमें हर फैमिली के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी. अगर मैं ये देखूं, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि मेरे बच्चे का कैरेक्टर अच्छा हो. तुम्हारे लिए शायद ये होगी कि वो ऑनेस्ट हो, किसी और के लिए होगी कि मेरा बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हो. तो फिर कौन डिफाइन करेगा कि परफेक्ट पेरेंटिंग है? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए परफेक्ट पेरेंटिंग की डेफिनेशन अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी. तो देयर इज एक्चुअली नो सच पैरामीटर. तो हमें जिस चीज़ पे जज करना है, जज तो वर्ड आई थिंक नेगेटिव हो जाएगा, जिस चीज़ पे हमें इवैल्यूएट करना है कि एक अच्छा बच्चा कैसे रेज करें, एक अच्छा ह्यूमन कैसे रेज करें, तो उसके लिए हमें कुछ यूनिवर्सल रूब्रिक्स देखने पड़ेंगे कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, कि जो यूनिवर्सली लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा या ये इंसान अच्छा है, एक अच्छे इंसान. उसमें वही हम बात करते हैं कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, उसमें नॉन जजमेंटल, हक के लिए खड़ा होना चाहिए उस बच्चे को. तो वो अगर वो बच्चा उसमें वो क्वालिटीज़ हैं तो देन वी कैन से कि हाँ भाई इस बच्चे की एक
परफेक्ट मैं फिर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें भी कोई बहुत अच्छा होगा, एग्जैक्टली गुड पेरेंटिंग, अच्छी तरबियत कह सकते हैं। तो हमें तो पहले ये डिफाइन करना होगा कि सक्सेस आपके लिए है क्या, और जिसके लिए जो सक्सेस है फिर वो उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चों को पेरेंट करेगा ना। अच्छा, आपकी बात से मुझे एक चीज़ और ज़हन में, आपने कहा कि हमने ये सीखना होगा या हमें समझना होगा कि तरबियत जो है वो पेरेंटिंग एक स्किल है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया में या हम साउथ एशिया रीजन की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एक शादी के लिए और एक बच्चा पैदा करने के लिए कोई क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप बायोलॉजिकली फिट है और आप उस एज के अंदर हैं तो आपकी शादी भी बहुत आसानी से हो जाती है, और जब आप बच्चा पैदा करते हैं तो नेचुरली लोग और आप ये एज्यूम करते हैं कि अब आपको उसकी तरबियत करना भी आ जाएगी। आई हैव बीन थ्रू दैट फेज, यू हैव बीन थ्रू दैट फेज, एंड वी कैन से कि आपको नहीं पता होता। बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको नहीं पता होता, आप जो है ना वो कर करके सीख रहे होते हैं, ट्रायल एंड एरर होता है। अब की अच्छी बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, गूगल पर मिल जाता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले की जनरेशन के अंदर वो मुझे लगता है गुड पेरेंटिंग या परफेक्ट पेरेंटिंग का प्रेशर कम था। हमारे ऊपर स्पेशली अब रिसर्चेस साबित करती हैं कि अब की जो माएँ हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनको इंस्टाग्राम मॉमी भी बनना है और उनका वो रियल लाइफ का कनेक्टिविटी भी नहीं आ रही। फिर आपको ये भी फ्रस्ट्रेशन समझ में नहीं आती कि भाई ये बाकी दुनिया तो सब मैनेज कर रही है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, बाकियों के बच्चे तो सब सुन रहे हैं, मेरे क्यों नहीं सुन रहे। बाकी की आप 30 सेकेंड्स की रील देख रहे हैं, 24 घंटे तो आप नहीं देख रहे हैं ना। तो ये भी एक मुझे लगता है जो प्रेशर है ना मदर्स के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर, इसको हैंडल करना भी बहुत बड़ा दूसरा मुझे ऐसा लगता है ताहिरा कि ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप इवन दो कितना भी मटेरियल एंड सब्सटेंस ऑनलाइन अवेलेबल है, बट जो एक्सपीरियंस आपको सिखाता है ना दैट इज एंटायरली समथिंग एल्स। मैं खुद भी अगर देखूँ तो माई पेरेंटिंग हैज़ इवॉल्व्ड, इवन दो आई वॉज अ वेरी कॉन्शियस पेरेंट। मैं बहुत पढ़ रही हूँ, देखती हूँ, मैं एजुकेशन में हूँ, आई एम लुकिंग एट चाइल्ड बिहेवियर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं वक्त के साथ एज अ पेरेंट बहुत चेंज हुई हूँ। जो मैं अपने फर्स्ट बॉर्न के साथ मैंने चीज़ें की हैं वो अब मैं अपने सेकंड बॉर्न थर्ड बॉर्न के साथ नहीं करती, बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पेरेंट विथ टाइम। एंड फिर पेरेंटिंग भी आपकी बहुत सी चीज़ें यू हैव टू अनलर्न एंड देन यू हैव टू रीलर्न। बहुत सी चीज़ें जो हम अपने कल्चर अपने पेरेंट्स को देखते हुए सीख कर आएँ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, क्या ये बिहेवियर मैंने अपने कल्चर से सीखा है, क्या ये मैंने अपने वालिदैन से देखा है, क्या ये सही है जो मैं कर रही हूँ, बस मैं अंधाधुन कर रही हूँ क्योंकि ऐसा होता आया है। सो दिस कॉन्शियसनेस एंड दिस सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपग्रेड योर सेल्फ एज अ पेरेंट के वक्त के साथ बच्चों की रिक्वायरमेंट्स, पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं एंड यू नीड टू इवॉल्व एज अ पेरेंट। ट्रू, एंड समबडी इज जजिंग योर पेरेंट्स जस्ट बिकॉज कि आपका एक सर्टेन स्टाइल है, ये भी बहुत ही गलत है। जैसे आपने कहा ना, मैं और आप अब अपनी शख्सियत में हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ खुद भी लाई। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें तरबियत से थी, बहुत सारी चीज़ें तजुर्बे से आई, बहुत सारी चीज़ें मुशाहिदे से आई, लेकिन हमने ये भी देखा है कि वो जो एक टैबू है ना कि अगर बच्चा सक्सेसफुल है तो ठीक है, वो भी बहुत कम तादाद में है, लेकिन अगर बच्चे की कोई भी फेलियर होता है तो हम उसके ऊपर पहली चीज़ ये करते हैं उसके पेरेंट्स को जज करते हैं। हमने रिसेंटली भी देखा, हम लोग इतने इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं जनरली कि अगर बच्चा कोई भी गलती करता है, चाहे वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे करे, चाहे वो किसी आम घर में किसी बात के ऊपर करे, हमने पहली चीज़ ये कहनी होती है कि इसको इसके माँ बाप ने नहीं सिखाया। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग यमुना, हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा देखा कि वालिदैन अपने बच्चे से कहें जाओ बेटा बदतमीज़ी करो, और हमारे बच्चे अक्सर बदतमीज़ी कर जाते हैं, जो देख के हम भी हैरान होते हैं कि हैं ये कर सकता है, ये कहाँ से आया। हाँ, हमें लगता नहीं कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है। और हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई वालिदैन अपने बच्चे से कहें जाओ बेटा वहाँ जाके बदतमीज़ी करो, जाओ बेटा उनकी चीज़ें तोड़ो। हर पेरेंट्स अच्छी सलाह ही दे रहे होते हैं। सो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चा एक डिफरेंट एंटिटी है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जो कंट्रोल वाली बात है ना, तो मुझे ये चीज़ कभी कभी बड़ा हर्ट भी करती है कि हम बच्चों में ना कंप्लाइंस चाहते हैं। हमारे लिए अच्छा बच्चा कौन है, जो ओबीडियंट है। हाँ, अभी इस पर भी आएंगे, आंखें बंद करके समझ ले। अभी हम इस पर भी आएंगे कि एक ये भी मिथ है कि हमें लगता है कि एक अच्छा वेल डिसिप्लिन्ड चाइल्ड बनाने के लिए हमें देर शुड बी बाउंड्रीज, लाइक बाउंड्रीज होनी चाहिए, बट एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ना, कि मतलब आप हर वक्त अपना कंट्रोल एंड हर वक्त अपना अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो अप करेगा, या उसको कोई ऑटोनॉमी नहीं देंगे, कोई फ्रीडम नहीं देंगे हम, और उस पर हर वक्त हम एक कड़ी निगाह रखेंगे, शेर की नज़र रखेंगे, तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो अप होगा। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। और इसमें मेरा अपना ये पर्सनल सजेशन है कि बाउंड्रीज आर ऑलवेज हेल्दी। परफेक्ट पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल खुली छूट दे दें और उसको या
यू नो बोथ एक्सट्रीम्स होते हैं कि या तो सब कुछ करने देंगे, कुछ नहीं कह रहे, उसमें भी बच्चा खुश है, या इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने आपने रस्सियाँ खींची हुई हैं कि बच्चा जो है वो यू नो सफोकेट हो रहा है. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. देयर आर सम थिंग्स जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. तो एज अ पेरेंट ये आपकी समझदारी और सेंसिबिलिटी आ जाती है कि आप किस तरह अपनी बाउंड्रीज को चेक में रख रहे हैं बच्चे की, सो दैट ही फील्स कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ एंड आई एम बीइंग यू नो लुक्ड अप एज अ पर्सन, नॉट एज सम के कोई गुलाम है कि भाई ये करो, उठ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ. एंड आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पेरेंट जो माइक्रो मैनेज करे चीज़ें, और अभी भी मैं कर जाती हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम स्टिल परफेक्ट एट इट, बट देन कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये माइक्रो मैनेज कर रही हैं चीज़ें तो आपको ना थोड़ा सा अपने आप को एक बत्ती जलानी पड़ती है कि यार अब ये मैं टू मच हो रही हूँ. यू नीड टू हैव दैट चेक. या फिर आप घर में किसी ऐसे इंसान को रखें, अपने हस्बैंड को, या घर में अगर कोई है हु लेट्स यू नो कि हाँ भाई ये आप ओवर हो रही हैं, थोड़ा चेक में रखें. अच्छा, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्रीज हमें लगता है सिर्फ हमारी हैं. हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि ना जब कमरे में आते हैं बेटा 3 दफ़ा नॉक करके पूछते हैं, मामा नो बोल देती हैं तो वो नो हो जाता है. लेकिन जब बच्चा हमें नो बोलता है ना तो हम कहते हैं जाओ बेटा आंटी को सलाम करो, और वो आंटी को सलाम करना इज सम सॉर्ट ऑफ यू नो क्वेश्चन टू माय अचीवमेंट कि अगर इसने नहीं किया तो उन्होंने कहना कि देखो इसने बच्चे को ये नहीं सिखाया. तो ये एक इतना बड़ा, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, और जैसे आपने कहा ना मैं खुद अपने ऊपर भी चेक रखती हूँ कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि बाउंड्रीज बच्चे की भी होती हैं. सो इवन इफ़ ही सेइंग नो तो फिर आप उसको नो समझें ताकि वो ये चीज़ सीखे कि बाउंड्री सबकी हेल्दी है ना. इसी तरह से आप उसके कमरे में जा रहे हैं तो आप भी नॉक करके चले जाएं, और अगर आप कहीं पर उसकी बाउंड्रीज को सबोटाज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म ज़रूर करें, उसको बताएं ज़रूर कि यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी थी इसलिए मैंने किया. हमारे मुझे एक लैकिंग ये भी लगती है कि हम बच्चे से बात नहीं करते. वो जो ओबीडियंस वाली बात है ना, कंट्रोल यही है ना कि हम ये कहते हैं कि ये कर लो. वो हमारे ज़माने में तो बड़ा मशहूर भी था ना, क्यों मतलब तुम्हारा क्या हक है कि तुम क्यों पूछो. हाँ क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए. हाँ, अम्मी ये कहती थी कि अब्बा सुबह ये कह के गए कि ये कर लो. अब बंदा सोचता रह जाए कि यार क्यों. अच्छा, हम इतने डम थे कि हम क्वेश्चन भी नहीं करते थे. हम कहते थे अच्छा अम्मी ने कह दिया तो कह दिया. अच्छी बात है कि हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब अगर हम बच्चों को कहें तो दे क्वेश्चन विच इज़ फाइन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना. अगर आप सवाल ही नहीं कर रहे और आप खामोशी से चीज़ें कबूल करते जा रहे हैं तो आप देखें ना पहले के ज़माने को और अब के ज़माने में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम हर चीज़ को ना बस जो मिल रही है उसको कबूल करते चले जाएं. ये नहीं होना चाहिए. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, सवाल आपका हक है. और हम कहते हैं बच्चों को इनकरेज करते हैं कि भाई सवाल पूछो, कोई मसला है, लेकिन जब वो पूछता है तो हम बेचारे हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते. अच्छा, मसला ये कि हम इसलिए फ़ौरन ट्रिगर हो जाते हैं सवाल से, हमें गुस्सा चढ़ जाता है अगर वो हमें क्वेश्चन करे या दूबदू हो, क्योंकि हम खुद प्रिपेयर्ड ही नहीं होते ना उसको जवाब देने के लिए. हमने अपना होमवर्क ही नहीं किया होता, तो हमें लगता है कि ये देखो बदतमीजी कर रहा है या तो मेरे ऊपर आ रहा है. एक तो है कि किया नहीं ना, एक करना भी नहीं चाहते. मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो आपको ये होता है कि भाई दूसरे सवाल पर ना ये बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाए, चुप होकर बैठ जाए. जो मैं कह रही हूँ कर लो, टाइम नहीं है मेरे पास. अच्छा, एक बड़ी मैंने अच्छी मज़े की फ्रेज़ पढ़ी थी एंड इट्स मतलब मुझे जहन में वो रह गई, वो थी कि पेरेंट्स आर नॉट इंजीनियर्स, दे आर गार्डनर्स. कि लाइक एक इंजीनियर होता है ना जो हर चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है, नाप तोल के अपने हिसाब से बनाता है. हमें नाप तोल करके नहीं बनाना बच्चे को, हमें सिर्फ वो नर्चरिंग ग्राउंड देना है, वो राइट एनवायरनमेंट देना है एंड फैसिलिटेट करना है सो दैट यू नो ही कैन ग्रो. वो कहते हैं ना कि आप कीनू के पेड़ से आम नहीं निकाल सकते. वही वाली बात है कि वो जो है वो ही रहेगा. अब उसको एम्ब्रेस करना और उसको सही क्लाइमेट में उसी की स्ट्रेंथ में ग्रूम करना, दैट इज़ योर रोल एज अ पेरेंट. देखिए ना, हम जब फूल या पौधे लगाते हैं तो आप उसकी निक्सिक करते हैं, ठीक है. आप उसको बनाओ सिंगार कर रहे होते हैं, उसको दोबारा से तोड़ के नहीं बनाते. इंजीनियरिंग का काम तो यही होता है ना. बच्चों के साथ मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि हमें बीइंग अ पेरेंट ये एक्सेप्ट करना कि दे आर डिफरेंट देन अस, राइट. वो हमारे वसीले से दुनिया में तो ज़रूर आते हैं बट वो हमारे नहीं है. वो जो कहते हैं ना कि मुझे लगता है बहुत सादा सी है ना कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मेरी बेटी बनेगी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकी तो बेटी बनेगी, जल्दी शादी नहीं तो बेटी की होगी. तो हम अपने ख्वाब, अपने खौफ, अपने पछतावे सारा कुछ अपने बच्चों पे रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. तो ये समझना पहले दिन से लेके, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा माओं के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बिकॉज फिजिकली वी आर मोर क्लोजर टू आवर चाइल्ड, क्योंकि वो आपके जिस्म से आता है ना, आपके जिस्म का हिस्सा है. लेकिन ये समझना कि जब वो दुनिया में आ गया है तो नाउ ही इज़ अ डिफरेंट एंटिटी. तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. अच्छा, एक और भी जो मैं मिथ्स देख रही थी अभी, उसमें एक ये भी मिथ है कि पेरेंट कैन नॉट बी रॉन्ग. तो हमारे लिए ये भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि हम गलत नहीं हो सकते. मतलब वी आर ऑलवेज राइट, वही मैंने कह दिया वाली बात. और इसमें अगर आप एक परफेक्ट पेरेंट बनना चाहते हैं तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो एक एंटीडोट है वो यही है कि यू हैव टू से सॉरी.
अगर गलती हो गई तो आप कोई तुर्रम खान नहीं है, आप भी इंसान ही हैं, आप कोई हाई फाई ज़बरदस्त वलीउल्लाह नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती. आई डू अपोलोजाइज टू माई चिल्ड्रन कि उस वक्त गुस्से में चलो भड़बड़ कर दी, गुस्सा कर दिया, बट बाद में रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक्सक्यूज़ करें कि हाँ बेटे दिस हैपेंड, आई शुडंट हैव डन दैट, बिकॉज इट नॉट ओनली बिल्ड्स रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, लेकिन आप उस बच्चे को भी ये सिखा रहे हैं कि जब वो भी कभी गलत करेगा तो वो बहुत इजीली अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा करने में. उसके इमोशंस को भी तो वैलिडेट कर रहे हैं ना. exactly. कितना हमें बुरा लगता है कि कोई आपके साथ गलत करे और उसको एक्नॉलेज भी ना करे. इससे मुझे एक याद आया कि मेरी एक क्लाइंट थी और उनके पेरेंट्स से उनका वही बचपन से रिश्ता किया और सारा कुछ, और शी हैड अ वेरी मिजरेबल लाइफ. बच्चे भी हुए, मार कुटाई, आना जाना, सारा कुछ बैक एंड फोर्थ. वहीं भी अपने पेरेंट्स को उन्होंने कहा भी कि जी मुझे नहीं रहना, बट एट द एंड ऑफ द डे वो वही माइंड सेट था कि भी बच्चों के साथ कैसे रहोगी, वापस चली गई. एंड नाउ व्हेन शी इज़ अराउंड 40+, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि भाई अम्मा अब्बा ना किसी दिन बैठ के बोल दें कि हमसे गलत हुआ, आई एम सॉरी, दैट्स इट. बिल्कुल. इमेजिन कि वो बंदी इतना कुछ लाइफ के अंदर सरवाइव कर चुकी है, तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बिल्कुल. लेकिन वो कंफर्ट उसको आज भी नीडेड है, जो उसको 20-22 साल से रोके हुए है. और मुझे लगता है वो उसी जगह पर स्टक है जहाँ वो पहला हादसा हुआ था, क्योंकि वो वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रही. किसी ने उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया. सो अगर आप सिंपली ये कह दें कि हाँ वी मेड अ रॉन्ग डिसीजन, हम तो एक ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने बच्चे को किसी के सामने डांट दिया, जाके सॉरी कर दिया, लेकिन अगर आप उठा कर देखें तो पेरेंट्स बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले ऐसे करते हैं जो उनके बच्चों की ज़िंदगी को तबाह करके रख देते हैं. सो अगर आप उसके बाद एट वन पॉइंट अगर आपको रियलाइज़ होता है तो जस्ट से द सॉरी. और ये सामने वाले के लिए बहुत कंफर्टिंग. और मुझे भी होता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में भी कभी भी आपको लगे ज़िंदगी के इस एरा में कि यार मैंने गलती कर दी, तो मतलब इसमें मतलब मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो अब अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली माई मदर शी ईजिली एडमिट्स कि हाँ यार ये मैंने सही मुझसे गलत हो गया, या ये मुझसे, एंड वो आपके लिए इनफ होता है. आप उसमें कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहे, आप कोई पनिशमेंट नहीं, लेकिन हाँ आप कहीं उनको लगता है कि मेरा डिसीजन सही नहीं था, वो बोल देती हैं क्या मेरा डिसीजन नहीं था, कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर दी इसकी, या यू नो इसकी मैंने लेट की, जो भी. माई मदर सेज इट एंड इट्स हार्ट वार्मिंग टू सी कि वो फिर आपको भी एक ना दिल में वो खलिश नहीं रहती, आपको होता है कि हाँ ठीक है इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं. तो ये वाली चीज़ें मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स वो रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है, और रिपेयर भी कंसिस्टेंटली, बार बार. ये भी नहीं कि सालों में एक दफ़ा माफ़ी मांग ली और बस फिर वही लगे पड़े, वही उसी तरह पैटर्न वही. और इसी तरह पेरेंट्स को के गलत होने में, अब अगेन वही बात है ना, आपको पेरेंट्स को भी जज नहीं करना चाहिए अगर उन्होंने कोई एक फैसला गलत कर दिया, क्योंकि देखिए पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, वो मेरे और आपको जैसे आम इंसान ही है. ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड कि सब बच्चों के लिए उनके वालिदैन सुपर हीरोज़ होते हैं ना, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपने कहा ना, अब अगर अम्मा किसी बात पे अपोलोजाइज भी करती हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हाँ ठीक है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कहते हैं कि ठीक, हमें वो दिल से अच्छा लग रहा होता है, हाँ कंफर्टिंग लगता है, बट यू डोंट हैव दैट रिजेंटमेंट अगेंस्ट देम, राइट, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज कि उन्होंने वो जो सर्टेन चॉइसेस बनाई वो उस टाइम के हिसाब से उन्हें लगा कि वो बेस्ट है. सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वालिदैन हमारे जैसे ही आम इंसान है. सो वो अपनी दानिस्त में तो अच्छा सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, बेहतर फैसला करना चाहते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. बिल्कुल. और वही ना, अपने बच्चों के साथ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो आप अंडरस्टैंड करें उसकी फीलिंग्स, उसको हेल्प आउट करें टू को रेगुलेट, रादर देन आप उसको कहें कि नहीं कुछ नहीं है और ये इसमें कोई मसला नहीं है, ज़्यादा सोच रहे हो. तो फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना बहुत वाकई में ज़रूरी है. अच्छा, और दूसरा को रेगुलेटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें यही बात है कि इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर चाइल्ड्स इमोशन, इट्स अबाउट को रेगुलेटिंग, कि आप उसको सिखा रहे हैं अपने इमोशंस, और वो आपको भी देख रहा है कि उस तमाम सिनेरियो में जहाँ वो हेवायर हुआ हुआ है, परेशान हुआ है, उसमें आप उसके साथ हैं, यू आर देयर एज अ पेरेंट. सो इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट को रेगुलेटिंग टुगेदर. तो बेसिकली हम इस कंक्लूजन फिर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पहुंच गए हैं कि ये जो सारी मिथ्स हैं, ये अगर हम इन पे काम करें तो ये बस मिथ्स ही हैं, एंड वी कैन रीच टू गुड इनफ पेरेंटिंग, नॉट परफेक्ट पेरेंटिंग, बट हम गुड इनफ पेरेंटिंग पर रीच कर सकते हैं अगर हम बच्चों को काइंडनेस सिखा रहे हैं, रेगुलेटिंग देयर इमोशंस सिखा रहे हैं, उनको ऑनेस्टी सिखा रहे हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, अदब, रिस्पेक्ट, ये आदाब सिखा रहे हैं, उसको दीन की नॉलेज दे रहे हैं, उसको रिलीजियस नॉलेज दे रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें अगर आप एक बच्चे में इनकलकेट कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी अ रोल मॉडल. उसके लिए आपको करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. पेरेंटिंग जो है ना वो आप अपने आप को बहुत अनवाइंड करते हैं, मुझे लगता है आप खुद बहुत सीखते हैं. एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट. इवन मॉडलिंग जब आप नहीं भी कर रहे तो भी आपको प्रेजेंट होना है उसको गाइड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए. सो बेसिकली देयर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग, बट देयर शुड बी अ प्रेजेंट पेरेंट. सो बच्चों को ना, मुझे नहीं लगता कि हमें भी अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हमें ना फलां वाले अब्बा चाहिए,
या इस तरह की अम्मा चाहिए थी, हमें हमारे वालिदैन ही चाहिए जैसे भी और है, बहुत उसमें अच्छा से है। एग्जैक्टली और उसमें से जो मोमेंट्स आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकते हैं वो हमेशा वहाँ थे जहाँ पर आपको लगता है कि दे वर नॉट अवेलेबल, बी इट इमोशनली और फिजिकली। सो बच्चों को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए होते, प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए होते हैं। और दूसरी बात ताहिरा, मुझे ये भी लगता है कि जो परफेक्शनिस्ट वाली एक पेरेंटिंग है ना, कि हम हर चीज़ माइक्रो मैनेज करें और परफेक्ट रहें, उसमें होता ये है कि उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। व्हेन यू आर माइक्रो मैनेजिंग एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी अ परफेक्ट पेरेंट, दैट चाइल्ड डज नॉट सी यू एज अ परफेक्ट पेरेंट। तो आपको ये अंदाज़ा रखना, मतलब ये भी आपको कॉन्शियसली सोचना है कि ये मैं तो परफेक्ट बन रही हूँ, लेकिन उसके लेंस से अगर मैं देखूँ तो उसको क्या मैं लग रही हूँ, उसको मैं हेलीकॉप्टर लग रही हूँ कि मैं सर पे चारों वक्त उसके सवार हूँ। वो जो आउटकम है आपका, वो भी वो डिजायर दोनों तरफ से है भी या नहीं। तो वो जो आउटकम आपने सोचा है कि इस परफेक्ट पेरेंटिंग से वो बहुत ज़बरदस्त, वो इरिटेट होकर भाग जाएगा आपसे। तो यू नीड टू हैव दैट बैलेंस। इसी तरह अगर हम यही बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्ट इसी बात पे किया था कि इट इज़ अ लर्नड स्किल, कि हमें ये, जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं, कोई भी नया काम अगर हम करते हैं, कोई पेरेंट हम बने बनाए तो पैदा नहीं हुए थे कि हमारे 4 बच्चे थे जब हम पैदा हुए थे। इट इज़ समथिंग दैट हैपेंड टू अस, राइट। तो उसके लिए कि कोई भी नई चीज़ जब आप जाते हैं किसी जॉब पे, आप सीखते हैं कोई भी स्किल, तो आपकी ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह पेरेंटिंग का मुझे समझ नहीं आता कि वाई इज़ इट सो हार्ड फॉर द कल्चर, फॉर द सोसाइटी टू हेल्प द न्यू पेरेंट्स। हेल्प होती है इन द सेंस कि ये कर लो, वो कर लो, बालों में धोनी दे दो, ये मेरा सबसे दुखती रह गया, पोटलियां रख लो, पंजीरी खा लो। हेल्प उस फॉर्म में हमें बहुत मिलती है, आटे से वो लोई कर आटे दो से तो लोइयां कर दो, वो वाली हेल्प बहुत है, लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन एक्चुअली में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लर्निंग है, जो उसको सिखाना है, जो कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। मतलब लिटरली जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे इतनी हैरत होती थी कि ज़्यादातर लोगों का ये होता था कि उसका सर यहाँ से थोड़ा उठा हुआ था, सर बना तो लो बस। सर बना लो और इसको ज़्यादा धूप में ना लिटाओ, ये तो काला सर होता बना जा लो, रहा चाहे है, वो उसके बाद सर का दर्द बन जाए। हाँ, और नाक दबा दो, माथा पीछे कर दो। तो मैं कहती थी कि भाई अल्लाह ने पूरा बच्चा बना के दे दिया, अब नाक मुंह जो है ना वो मैंने बनाना, आप दबा दो बस। हमारी आवाम को जो है ना वो ये ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है। लेकिन ना कोई आपको ये नहीं कहता, इवन दीन के लिहाज से भी कोई आपको नहीं कहता कि यार ये सूरत, ये आयत पढ़ो तो बच्चे में ये बेहतरी आएगी, खुद ये चीज़ सुन लो, खुद ये चीज़ देख लो, ये नहीं है। बिल्कुल, इसका पता है बहुत गहरा असर आता है। मैं और आप भी जब माँ बने, हमने पहले ट्राइमेस्टर में ये पूरा देखा ना, पहले 6 महीने में बच्चे को बस बनाने पे हमारा फोकस रहा। उसके बाद आप मुझे कैसे तवक्को रख सकते हैं? लड़की थी मेरी, इतने बाल इसके हो गई। सकीना के भी था, तो वो ना इसके लोई कर दो तो ये उतर जाएंगे, लड़कियां तो रुआ। ओ भाई वो 6 महीने में वैसे ही खत्म हो गए। शादी नहीं होगी, बहुत बाल है। सबसे बड़ा ये तो हम खुद मिसालें कि हो जाती है, कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं होती। लेकिन आप देखें ना, उसके खुद ही गिर गए। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप सुबह, आपने मुझे 6 महीने यही सिखाया ना, अब आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि 6 महीने बाद मैं उस बच्चे को तहजीब सिखाऊंगी? भाई मेरे हिसाब से भी यही चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि मेरा बच्चा गोरा दिखे, मोटा दिखे, खूबसूरत दिखे, बाल घने हों। और मैं उसी फेज में चली गई हूँ कि बस मैं उसी में लग गई हूँ, अब मैं वही बनाती रहूंगी। तो अब शख्सियत के ऊपर कौन काम करेगा? अपनी शख्सियत भी तबाह हो चुकी है ना, एज अ बहू भी और एज अ बीवी भी अपनी भी शख्सियत तबाह हो चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे यहाँ की कोई, मुझे लगता है 95-98% जो ख़वातीन हैं, या स्पेशली जो नए पेरेंट्स हैं, उनका, अच्छा शौहरों को क्या या बेटों को क्या बताया जा रहा होता है कि अब कमरे में बहुत शोर होगा, ये रोएंगे, तुमने ऑफिस जाना है तो बेटा तुम सामने वाले कमरे में तकिया डालो और वहां सो जाओ। सो आपने उनको वो जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, जो रिलेशनशिप बनाना था, जो बच्चे पे मेहनत करनी थी, उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। सो पेरेंटिंग जो आर्ट है, ये सीखेंगे आप कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि अब के दौर में बहुत सारे लोग कोचिंग कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, बट अगेन मैं उसमें कहती हूँ कि आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो ऑथेंटिक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी कोचिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि वो खुद एक अच्छे पेरेंट है तो वो आपको भी कोच कर देंगे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप किसी कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो मेक श्योर आप किसी ऑथेंटिक जगह से करें। मुझे लगता है अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते कोर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। एग्जैक्टली। और वैसे ताहिरा मेरी भी बहुत पेरेंटिंग की वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं ये लोग, हाँ, हमारे मॉमकास्ट के चैनल पे जाके देख लें, पेरेंटिंग की बहुत वीडियोस बनाई हैं हमने। एंड द गुड थिंग अबाउट दोज वीडियोस आल्सो कि वो फैक्चुअल बेस्ड होती हैं। बिल्कुल, बिकॉज वैसे मैंने कहा ना कि अगर आप सोशल मीडिया पर बैठ के कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो ना रियल है ना रॉ है, तो इट्स नॉट गोइंग टू, एंड वो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। और मुझे लगता है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत सी जो शुरू की पेरेंटिंग मैंने की, वो मैंने की जो मैंने अपने पेरेंट्स को करते देखा।
अब हो सकता है कि कहीं वो मेरे पेरेंट्स गलत हों, हाँ, लेकिन हमें पता ही नहीं था, हम तो exactly, कॉपी मुझे पेस्ट कर पता ही रहे नहीं था, क्योंकि वो मैं अलग थी जब उन्होंने मुझे रेज किया, मैं मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जिस तरह है वो एक अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन हम वो बहुत से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल लर्निंग और हमारी अपनी फैमिली लर्निंग जो हम अपने ख़ानदान में देखते आए हैं, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर रही कि वो नहीं, लेकिन आपको ये बहुत अवेयर होना है कि यार ये जो मेरी फैमिली से पीछे चला आ रहा है ये, कि ये लड़कियों के बारे में अगर इस तरह की बात हो रही है कि बाल हैं तो शादी नहीं होगी तो लोइयाँ कर दो, मतलब देयर इज़ अ टाइम टू इट, तो वो मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत हम फजूल चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं और हमें कोई कुछ गाइड नहीं कर रहा होता। चीज़ें कल्चरल हैं। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि ऐसे तरीका कॉल है कि आप अपने बच्चों की परवरिश वैसे करें जैसे जिस ज़माने में वो है, ना कि वैसे जैसे आपकी हुई। लेकिन हम जब ये बात करते हैं तो हमारे चाहे कल्चरल बिलीव्स हों, चाहे रिलीजियस बिलीव्स हों, हम वही सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो हमारे साथ ही। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी मुझे लगता है कि हम जब बच्चों की तरबियत करते हैं तो उसमें जो रियल दीन है ना वो कहीं पर भी नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट रिलीजियसली भी जो हमने चीज़ें सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, जो तौम परस्तियाँ, हमारा सारा फोकस उन पर होता है और वो सारी कल्चरल हैं। जब आप बैठकर थोड़ा सा खोजते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी हमारी सकाफती चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको इतने शौक से करते हैं, इतने जोर से करते हैं, एग्जैक्टली प्यारा लग जाए, फिर मैं उसकी ना हर माइलस्टोन सेलिब्रेट हो जाए। अब तो ये चीज़ भी बड़ी कॉमन है ना कि आपकी प्रॉपर गोद भराई हो रही है, आप डिफरेंट उठा कर देख लें। आजकल तो कोई सीज़न ही चल रहा था, कोई 6-7 इन्फ्लुएंसर्स की तो मैंने खुद देखी कि वो प्रॉपर गोद भराई हो रही है। अच्छा, फिर उसके अंदर वो खुद जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको मुझे देख के क्या लग रहा है कि लड़की होगी या लड़का होगा। अब लोग गेस कर रहे हैं। फिर अच्छा एग्जैक्टली फिर बच्चा पैदा हो गया, उसकी घर आने की पूरी एक रिसेप्शन है, फिर उसके माइलस्टोन्स की पूरी रिसेप्शन है। तो आप ये देखें ना कि आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है। अगेन जैसे हमने बात जहाँ से शुरू की थी ना, हाँ क्यों कुछ जेलस हो रही है उनकी खुशियों में, तुम्हारी नहीं हुई तो इसलिए। लेकिन हाँ, ये बात है, अगर मुझे उस वक्त पता होता जब महानूर पैदा हुई थी कि हाउ योर ब्रेन डेवलप्स इन चाइल्डहुड, कि वो क्या प्रोसेस होता है, क्या किस तरह के न्यूरल वायरिंग होती है बच्चों की, क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, ये मुझे चीज़ें तब पता चली जब मेरे बच्चे ऑलरेडी बड़े हो रहे थे और मैंने खुद जब स्कूल में जॉब की और मैंने जब पढ़ा, टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज किए उस वक्त, तो मुझे पता चली। तो अब व्हेन आई लुक बैक आई थिंक कि अगर मुझे उस वक्त पता होती तो शायद मैं बिल्कुल एक अलग तरह लेके चलती अपने बच्चों को, बट नोबडी टॉक्ड अबाउट इट कि बच्चे के ब्रेन पे क्या असर होगा, हाउ चिल्ड्रन लर्न कि छोटी एज से। अभी भी लोगों को ये बात नहीं पता कि जो शुरू के 4 साल हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर देखो लाइफ। लोगों को ये ज़रूर पता है कि शुरू के 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या करना है ये नहीं पता। ये जुमला सबको पता होगा कि ये बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं, लेकिन उसमें करना क्या है, आपको एज अ पेरेंट कैसे बिहेव करना है, क्या है, आपको एज अ कपल कैसे बिहेव करना है, घर की डायनामिक्स कैसी होनी चाहिए, ये नहीं पता लोगों बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर रही है। और ये चीज़ जो है ना वो हमारे दीन ने बहुत पहले बता दी थी। अब तो साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ है ना कि शुरू का 4 साल और देन आपका प्रेगनेंसी टाइम, ये मिलके आपके बच्चे की शख्सियत को बनाता है। सो साइंटिफिकली जो मैं और आप आज हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे अर्ली चाइल्डहुड का है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल के बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है जितने स्टिमुलस उनको एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। हाँ, चाहे वो गैजेट्स हों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ओवरऑल इन्वायरमेंट हो, चाहे लाइफस्टाइल हो। सो उसके लिए जब आप पेरेंटिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू बी मोर सिलेक्टिव। जो भी आप अपनी चॉइसेस बनाएं अपने बच्चों के हवाले से, आपको उसके बारे में बड़ा संजीदा होना पड़ेगा। अच्छा, अब हम अगर कल्चर की बात कर रहे हैं कि अगर हम कल्चरल स्क्रिप्ट पे आए कि हमें कोई ढंग की चीज़ नहीं सिखाई हमारे कल्चर ने, सॉरी टू से, मतलब एटलीस्ट मुझे तो कोई बहुत नोटेबल चीज़ नहीं समझ आ रही कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ से हमने सीखी हों। हाँ, अदब, आदाब, तरीका, तौर, वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करी। लेकिन मैं पेरेंटिंग के हवाले से अगर देखूँ तो अभी तक मैं डांटे ही खा रही होती हूँ कि ये यूँ नहीं किया, व्यू नहीं किया, और मतलब अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन माई पेरेंटिंग, क्योंकि मेरा पेरेंटिंग स्टाइल अलग है। मेरे लिए मेरी relationship with my children is more important than any other thing, academics हो कुछ हो, I can compromise academics on relationship, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन देन आपको समटाइम्स, मतलब जब मैं PTMs में जाती हूँ तो मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे एट टाइम्स गिल्ट होने लगता है कि मे बी आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट, आई शुड हैव बीन दैट स्ट्रिक्ट, क्योंकि जब आप देखते हैं उस तरह परफॉर्मेंस नहीं है और हाई अचीवर्स आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो फिर देयर वाज दिस वन PTM वेयर आई क्राइड आफ्टर द PTM कि मुझे लगा कि मैं आई फेल्ड एज अ पेरेंट, क्योंकि मेरा फोकस आपके बच्चे का A+ नहीं आया। एग्जैक्टली, क्योंकि A+ नहीं आया, मतलब कोई बहुत बुरे ग्रेड्स नहीं आते मेरे बच्चों के, एवरेज स्टूडेंट्स। बट देन उस वक्त मुझे ये हुआ, बट देन आई थॉट कि ठीक है, तो इट्स हार्ड टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट देन रेगुलर पेरेंटिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे 20 साल 50 साल में जाने के बाद बुढ़ापे में
एकेडमिक्स में मतलब मैटर इतना मेरा नहीं ख्याल करेंगे, बिकॉज अभी जो इस वक्त जो दौर है वो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, इनोवेशन, और हमें कौन से बड़े चीज़ें आती थी, हम कौन से बड़े तुर्रम खान थे, अभी हमें कुछ नहीं याद, फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं या ट्यूटोरियल देख लेते हैं, तो ये भी कर लेंगे। अगेन आप अपनी मार्कशीट साथ लेके घूमिए। हाँ नहीं, और मतलब माय क्वेश्चन इज कि कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए बच्चे में, एम्पैथी होनी चाहिए, काइंडनेस, मोहब्बत, प्यार, आपका ख्याल, ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। उसमें शायद समवेयर एकेडमिक्स अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती भी है, आई एम फाइन, बिकॉज मैं पढ़ाई के पीछे अपनी रिलेशनशिप नहीं खराब कर बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यमुना, और आपको ये चीज़ मदद भी कर रही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। और कहीं कहीं मुझे डाउट होता है इस पेरेंटिंग में, वही बात है ना कि नोबडी इज परफेक्ट, डाउट होता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पता नहीं मैं सही पेरेंटिंग कर रही हूं। आपको ये बात पता ना हो कि आपको चाहिए क्या। आधे से ज्यादा पेरेंट्स ना मसला ये होता है कि उनको रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए होता है बच्चे से, लेकिन अगर बाकी सबके बच्चे ए ला रहे हैं तो मेरे लिए ये भी मसला है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं ला रहा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, बाहर बढ़ने जा रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा। हर फन मौला है, हम क्या हर चीज में अच्छे हैं, और आपको अपना मुझे क्या चाहिए जिंदगी से, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं एक चीज़ और आइडेंटिफाई करूँगी कि हम लोग जब बच्चों की बात होती है ना, हमने कहा कि 4 साल के बच्चे तक आपने करना क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत आम सी चीज़ ये होती है कि आपने बच्चे के साथ बैठ के प्रिंसिपल्स बनाने हैं, ज़िंदगी के असूल, सुनहरी असूल होते हैं ना कुछ भी, वो चाहे ऑनेस्टी हो, चाहे लॉयल्टी हो, चाहे झूठ ना बोलना हो, किसी को तकलीफ़ ना देना हो, किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के ना लेनी हो, कोई भी ऐसे असूल उस बच्चे के साथ बैठ के आपने उसके 4 से 5 या 10 जितने भी आपको लगता है आपने वो असूल बनाने हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हम 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में जाके तो बैठ के पहली दफ़ा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के असूल क्या है। उससे पहले तो जिसने कान से पकड़ के जिस रास्ते पे लगा दिया हम उस पर लग रहे थे। और आज के बच्चे दे आर वेरी अवेयर एंड इट्स समथिंग गुड, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। हाँ, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, ना कि आप उसमें जो ना बच्चों को रोड़े अटकाएं। फॉर मी, मेरे लिए एकेडमिक्स इस तरह ज़रूरी है कि मैं उसको ये एहसास दिलाऊं कि तुम्हारे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, ना कि मैं उसे डंडे मारूं कि तुम A ग्रेड लाओ। सो देयर इज अ डिफरेंस कि मेरे नज़र में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके A ग्रेड से यमुना की सेल्फ एस्टीम जुड़ी हुई है। मेरा बेटा जो है यमुना की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल नहीं गुड़ी हुई जुड़ी हुई यही हालत गुली हुई है। हाँ, मतलब मुझे ये एहसास दिलाना है उसको कि पढ़ाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुमने पढ़ना है, उसके लिए मैं शायद उसके पीछे पढ़ूं, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी या मैं उसको A नहीं ला सकती, बिकॉज यू कैन नॉट मेक समबडी लर्न समथिंग अनलेस दे डोंट वांट टू। तो उसमें यू नो बेकार है वो चीज़, गलत है वो मेरे ख्याल से। देखिए हमारा है ना, हमें 12 साल तक तो बच्चा जो है ना वो कमिटेड ऑडियंस के तौर पे मिला हुआ होता है, जो हम करेंगे जैसा हम करेंगे। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली 13 की एज के बाद आके बच्चा ऐसा फ्लिप करता है कि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि मैंने उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप पे तो काम ही नहीं किया। लेकिन एक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये है इसी बात पे कि आप माँ हैं और आपने देनी है कुर्बानी, बिकॉज ये है प्रूफ ऑफ लव। ठीक है, आपने कुर्बान हो जाना है अपने बच्चे के लिए, ये आप करेंगी, अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगी। और अगर आप कुर्बान नहीं हो रही तो आप बुरी माँ नहीं है, अच्छी माँ नहीं है। आप कुर्बान कर लें, आप अपने सारे ड्रीम्स, अपने अच्छे सारे जो आपकी एस्पिरेशंस हैं उनको दबा कर लें, बाल आपके गिर जाने चाहिए, वजन आपका बढ़ जाना चाहिए, हुलिया आपका बिल्कुल अजीब सा हो जाना चाहिए, तैयार आप नहीं होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि आप बेलौस मोहब्बत करती हैं अपनी औलाद से, क्योंकि आपने जान लगा दी अपनी औलाद। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, इसके बारे में जैसे मैंने अभी बात करते करते दिल हल्का किया ना, कि मुझे याद है कि एक दफ़ा ना मुझे किसी ने कमेंट में लिखा कि मेरा बेटा तो स्पेक्ट्रम पे है, तो मेरा तो और ही वो बढ़ जाता है इसार कुर्बानी का लेवल। तो किसी ने नीचे लिखा कि आपको देख के लगता ही नहीं आप ऑटिस्टिक बच्चे की माँ है, ये आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, ये आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है। उस दिन मैंने ख्याल नेल पॉलिश लगाई हुई थी, पता नहीं किस वजह से। तो वो हुआ ये कि हमारे है ना, हमने जहन में खाके बनाए हुए हैं। चाहे हमने ऐसा सोचा कि माएँ ऐसी होती हैं जो सबसे आखिर में डाल के खाएगी, जिसकी प्लेट में कोई बोटी नहीं होगी, सबसे अच्छी बोटी ऊपर से नीचे आएगी, हाँ, गरम रोटी नहीं खाएगी, खाना लगेगा तो साथ बैठकर नहीं खाएगी, पहले सबको देगी, मेहमान आएंगे तो वो थोड़े में से ज़्यादा पूरा कर लेगी, ईद के कपड़े बनेंगे तो अम्मी के शायद ना ही बने, रोना आ रहा है, कपड़े रिपीट करेगी। अब तो ये सारी चीजें ना उस वक्त की थी। मैं बहुत बुरी माँ मुझे लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं नहीं, आप बिल्कुल बुरी माँ नहीं है, बिकॉज यमुना अगर मेरा बच्चा ये मैं तो पहले ही बोल देती हूँ, खाना जब लगता है पहले बोल देती हूँ कि मुर्गी की टांग मेरी है। I love that and I admire you for this because it takes a lot of courage to break this cycle. पता है ये लाइटर नोट के ऊपर तो फनी लग रहा है, I always tell that, मैं कहा ये मुर्गी मेरी है। तो आपकी बेटी है ना महानूर, वो भी यही देखेगी और आपके बच्चे भी ये देखेंगे, and this is very important। हमारे यहाँ ना हमने
औरत को और स्पेशली माँ को बिल्कुल ऐसा कर दिया जो दरवेश है, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं है ना खाने की, ना पीने की, ना बाथरूम, जो कुदरती चीज़ें भी है ना वो भी हमने उससे डिटैच कर दी हैं कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप माँ हैं, यू कैन स्टिल लुक गुड, यू कैन स्टिल सेलिब्रेट योर सेल्फ, और जितना आप करेंगी उतना ही आपके बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपना भी ख्याल रख सकते हैं और फिर भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने कहा ना, बच्चों को हैप्पी पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, एक्सर्टेड नहीं चाहिए होते। और मुझे लगता है कि जो इम्परफेक्शन भी होती है ना, इवन एज इम्परफेक्ट अगर हम पेरेंट्स हैं या इम्परफेक्ट हमारे बच्चे भी हैं, तो दैट इज ओके, इट हैज इट्स ओन ब्यूटी। हाँ, उसमें भी एक रेजिलियंस है ना, कि मतलब हम बार बार, जैसे सलाम ही तुम कह रही हो कि नहीं कर रहे सलाम, बार बार हम बोल रहे हैं सलाम कर लो, नहीं हो रहा है परफेक्ट सलाम करने में, बड़ा गुजर रहा है, नहीं उठ के कर रहे, नहीं तो रशीद चाचा क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बच्चे को सिखाया नहीं कि बड़ों को सलाम करते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है, बट देन दैट इम्परफेक्शन लीड्स टू रेजिलियंस, कि आप बार बार बोलेंगे, आप बार बार उसे कहेंगे, बार बार आप उसको कोच करेंगे कि यार क्यों करना है, और मे बी यू विल थिंक ऑफ द वेज, एग्जैक्टली, कि मेरे कहने से नहीं कर रहा, तो हाँ एग्जैक्टली बीच में क्या गैप है, मैं उसको फिल करने की कोशिश करूंगी ना। तो यही मतलब बात है कि एज अ पेरेंट, और इसमें हम आई थिंक बेचारे फादर्स को तो हमने बिल्कुल ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन इस सब में फादर्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ जैसे मदर्स का है, और जहाँ तुमने भी ये बात की सैक्रिफाइस की, तो कहीं कहीं फादर्स भी होते हैं मजलूम। अगर आप देखें कि वो अपनी बेचारे पूरी ज़िंदगी इतना कमाने में, फाइनेंशियली सपोर्ट करने में, वो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, रगड़ देते हैं। तो देखें ना, ये भी कल्चरली है ना, कि हमने माँ पे तरबियत डाल दी, बाप पे कमाना डाल दिया, फादर्स को ये चीज़ हमने डिवाइड की है। वरना दोनों मिलके दोनों काम भी कर सकते हैं, और दोनों अलग अलग तरीके से भी दोनों काम कर सकते हैं। अगर बाप कमा रहा है उसके बावजूद उसका तरबियत में एक रोल हो सकता है। एक और चीज़ जो हम मतलब मैं अब इतने इर्द गिर्द अभी देखती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर सेटअप्स इतने हो गए हैं, न्यूक्लियर सिस्टम इतने हो गए हैं कि अब आस्किंग फॉर हेल्प हैज़ बिकम समथिंग कि लाइक लोग मुझे जज करेंगे कि अगर मैंने हेल्प मांग ली, जबकि पेरेंटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ कम्युनल प्रोसेस, इट्स नेवर इंडिविजुअल, इट्स ऑलवेज कि आप एक कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो वो बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है कि मैंने एक दिन अगर खाना नहीं बनाया तो मैं अपने बच्चों से कह दूंगी कि जहाँ मर्जी से जाओ, ऊपर से नीचे तक फ्लोर तुम्हारा है, जाओ जिससे तुम्हें मांगना है मांगो खाना। आई हैव नो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, कुछ भी कर दूंगी। सो वो हमें अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। ये भी अगेन एक कल्चरल मिथ इसके अंदर ब्रेक होती है ना, कि माओं को मदद ले, मगर कोई माँ मदद मांग रही है तो वो बुरी मान, दैट्स परफेक्टली फाइन। मतलब माँ भी थकती हैं, माँ भी परेशान होती हैं, एग्जैक्टली, तो उसके लिए जरूरी नहीं होता। और मुझे तो ये भी कहने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ नहीं हो रहा है मैनेज मुझसे, आई नीड हेल्प मी, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा इनको संभालना। जैसे टीचर होती है, क्लास में नहीं समझ रही क्लास, तो वो हेल्प मांगती है ना, मुझसे भी नहीं समझ रहा है, फेलियर एज अ मदर। एग्जैक्टली। आई एम ग्लैड कि आप अपना ये जो है ना वो रॉ साइड शेयर करिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग अ मदर ना, हमने ये चीज़ डाल दी है कि ये माँ बन गया तो इसको सब आता होगा, ये सब अच्छे से मैनेज कर लेगी। भाई नहीं हो रहा, दैट्स परफेक्टली फाइन। बिल्कुल, वो स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग है ना, कि हर किसी का अपना स्टाइल है। आपका वैसे पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? यार मेरा ना मिक्स होता रहता है। गलत है अगर कभी मैं थोड़ा सा मूड पर है, कभी मैं अथॉरिटेटिव बन जाऊँ। अचानक से मुझे जिस दिन दौरा पड़ेगा ना कि सब गलत हो रहा है, ना मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ना घर साफ है, ना खाना सही पक रहा है, फिर मैं अथॉरिटेटिव पेरेंट बन जाऊँगी। फिर एक दिन मुझे लगेगा यार जिंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, एंजॉय करो, तो फिर मैं अजीब कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटिव, हर तरह की पेरेंट बन जाऊँगी, फिर परमिसिव बन जाऊँगी। तो आई थिंक इट चेंजेस एंड डिपेंड्स ऑन कि उस वक्त सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है कि आपको कौन सी पेरेंटिंग करनी है। हर वक्त तो मैं अथॉरिटेटिव नहीं बन सकती ना, मतलब मुझे अपना भी सुकून चाहिए, हर वक्त मैं डंडा लेके खड़ी रहूँ। तो वो थोड़ा इट्स अ मिक्स। आप बताएं ताहिरा, आपके पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल क्या था? आई एम सॉरी यार मेरे दे वर वेरी मतलब कम्युनिकेशन थी हमारी। अब आई डोंट नो व्हाट काइंड, परमिसिव कह लो, परमिसिव ऐसे नहीं थे, आई हैड टू आस्क फॉर परमिशंस। बाबा जैसे वही मगरिब के बाद नहीं जाना, और वो आई थिंक दैट इज़ फाइन। वो वाली पेरेंटिंग, वो वाली जो परमिशंस हैं वो मैं अभी भी अपने बच्चों पे भी वो इम्प्लीमेंट करूँगी कि यू नो लेट नाइट्स इज़ नॉट गुड, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, वो एक जो प्रिंसिपल्स बेस्ड पेरेंटिंग है वो बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू टॉक टू माय पेरेंट्स। मतलब मैं अपने अब्बा से भी वो बातें कर लेती थी जो शायद मैं अम्मी से ना करूँ। तो इट वाज वेरी, कभी ऐसा खौफ और रोब नहीं था कि अच्छा मुझे अब्बा है तो ऐसा लगता है कि हमारे ज़माने में ना अब्बा जो है वो परमिसिव थे, अम्मा सारी अथॉरिटेटिव थी। यार अम्मा अथॉरिटेटिव सबकी होती है, लेकिन उनको अथॉरिटी हम लोग इतना थोड़ा हल्का ले लेते हैं अम्मियों को, जैसे हमारे बच्चे भी लेते हैं, फिर हमें थोड़ा डंडा निकालना पड़ता है। तो अम्मी का भी ऐसी था कि जब हम ज़्यादा हल्का लेने लगते तो थोड़ा अच्छे सही वाला डंडा निकालना।
आई रिफ्लेक्ट तो मैं बाबा के साथ आप सारा कंफर्ट लेवल था, हाँ, बता भी सकते थे, आने जाने का भी कोई मसला नहीं था। Exactly. अम्मी के साथ ना वो अभी तक ये हेजिटेशन है, अभी भी कॉल आ जाए तो थोड़ी देर सोचना पड़ता है कि ना मतलब आपने कैसे बात करनी है। बिल्कुल। अच्छा, उसकी बड़ी वजह एक ये भी होती है क्योंकि अम्मियों पे ना, जैसे हमने भी पहले भी बात की कि उनके ऊपर प्रेशर होता है, स्पेशली बेटियों के हवाले से ना, कि बस बेटियों को इसी ने कंट्रोल करना है, इसी ने शरीफ बनाना है, इसी ने सारी उनकी तरबियत करनी है। तो मुझे लगता है उस प्रेशर में भी माएँ बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाती हैं। वो फिर एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखती हैं ताकि ना आप उनकी बात सुनते रहें, उनसे वो कंट्रोल और मैनेज कर सके चीज़ों को। सो दैट प्रेशर इज़ रियल। और अब्बा इस चक्कर में ना बड़े मासूम बन जाते हैं, सारा कुछ अम्माओं पे डाल के, और खुद थोड़ी लिवरेज भी दे देते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ब्रेक्स भी दोनों दे देते पेरेंट्स को बस ऐसे होना चाहिए कि उनका फोकस रिलेशनशिप पर होना चाहिए, ना कि परफेक्शनिस्ट या एक जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस बेस्ड, वो वाली पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए। हर वक्त बच्चे से आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ये चीज़ वो नहीं बहुत होना भी चाहिए। ज़रूरी है कि आप बच्चे को भी गलतियां करने दें। मैं अपने ऊपर भी ये रखकर बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि अब मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनकी छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं ना, कि कभी कुछ नीचे गिर गया। अब मैं बड़ा रिलीजियसली अपने आप को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हूँ। पहले होता था कि नीचे गिर गया ना, तो बस मेरी पहली इंस्टिंक्ट ये होती थी कि मैं जल्दी से इसको उठा के दे दूँ, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इसका कहीं सर ना लग जाए, इसको चोट ना लग जाए, इसका टाइम ज़ाया ना हो। बट अब मुझे अपने आप को होल्ड बैक करना पड़ता है कि नहीं भाई, वो उठा कर ही सीखेगा ना। एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जितने ये बड़े होंगे तो नेचर ऑफ मिस्टेक्स डिफरेंट होती जाएंगी, बड़ी गलतियां भी होगी। तो ये इस चीज को कितना मुश्किल है, आपके चूंकि बच्चे उस एज में हैं, बड़ी गलतियों में भी आपको पी जाना होगा, और उस वक्त हर सिचुएशन मैटर करती है। लाइक अब मैं भी सीख ही रही हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग एज अ पेरेंट, कि जो पिछली दफ़ा जिस तरह मैंने रिएक्ट किया, इट डिड नॉट वर्क। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे, अभी कल परसों की बात है कि मैं किसी बात पे अपने बेटे को डांट रही थी, एंड ही टॉक्ड बैक, एंड मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब मैं नाराज़ होकर बैठ गई, और फिर खुद ही आया मुझसे नाराज़ है। मैं कहा मैं नाराज़ हूँ, चली जाओ। तो मैं आई रियलाइज, मैंने कहा व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मतलब उसने टॉक बैक क्यों किया। आई मेड दैट सिनेरियो, कोई मैंने ऐसे ट्रिगर उसको किया ना मैंने, तो वो उसने टॉक बैक किया, वरना तो नहीं करता वो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एज अ पेरेंट हाउ कैन आई फिक्स दिस, कि अगली दफ़ा ये टॉक बैक ना हो। अब मैं सिंपली उसको ब्लेम थोड़ी कर सकती कि ये है बदतमीज़, मैंने भी कुछ किया ना, कहीं उसको मैंने पिंच किया ना। वो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे करेंगे ना, वो चाहे वो पढ़ाई के हो, चाहे फाइनेंस के हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, जिसको शायद हम अप्रूव ना करें। हाँ, और प्लस उनका अपना एक दिमाग है, दे हैव देयर ओन थॉट। तो वही बात है कि उस चीज़ को समझना कि हाउ यू कैन बैलेंस दैट, एंड एट टाइम्स दे विल मेक हर्टफुल मिस्टेक्स। बिल्कुल, एंड दैट्स ओके। आई थिंक देयर वर फैक्ट्स जो हम फेस करते हैं एज पेरेंट्स, एज मदर्स, एंड इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट। तो अगर हम सिर्फ एक गुड इनफ पेरेंट बनना चाहते हैं, नॉट परफेक्ट, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन? योरसेल्फ। आई ऑलवेज से पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, और यू हैव टू स्टार्ट इट विद योरसेल्फ। अगर आपको ये लगता है कि आपको कहते हैं ना, बच्चा देख कर सीखता है, सुनकर नहीं सीखता। और देखने में मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि देखने में अगर वो सिर्फ यही देख रहा है कि मेरे माँ बाप कुर्बानियाँ ही देते चले जा रहे हैं, खामोशी से सब बर्दाश्त ही करते चले जा रहे हैं, कभी किसी को जवाब नहीं देते, तो आप अपने बच्चे के सामने कोई अच्छी मिसाल नहीं दे रहे। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे को कोई अगर मिसट्रीट करे या कोई अब्यूज़ करे तो वो आगे से खामोशी से बर्दाश्त कर ले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब मेरे साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा हो तो मुझे पता हो कि कैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने वहाँ पर डिसएग्री करना है। सो बच्चे को जब आप मोहब्बत सिखाते हैं, आपने उसको ये भी सिखाना है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज करने हैं, उसने डिसएग्री कैसे करना है। सो यू हैव टू बी देयर विद योर चाइल्ड, रादर दैन कि आपको लगे कि मैंने ना इसका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवानी है। वो कहते हैं ना, अगर कोई अंधा है, नाबीना है, तो हम उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती क्रॉस करवा देते ना, कि चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ज़रूरत है। लेकिन बहुत दफ़ा आप लोगों को ग्रेजुअली गाइड भी कर सकते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी भी हो सकते हैं जिस रोशनी में वो आगे बढ़े, रादर दैन कि आपको लगे कि यार इनकी जगह पर सारे काम मैं खुद कर लूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ। सिंपल एक वो स्टेटमेंट होता है ना कि आई हैव योर बैक, यू मूव एंड आई एम राइट देयर बिहाइंड यू। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होना चाहिए, इन द सेंस कि जब हमें लगे कि एक परफेक्ट पेरेंट हमारे अंदर घुस रहा है तो हम थोड़ा उसको रोकें। हेलीकॉप्टर पेरेंट, माइक्रो मैनेजमेंट जब हमारे अंदर आने लगती है तो हम थोड़ा उसको कंट्रोल करें, उसको समझें, एंड देन थिंक बिफोर रिएक्टिंग, नहीं, थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। यू शुड रिस्पॉन्ड बिफोर, सोच समझ के। हम समटाइम्स रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है, हम भी सीख ही रहे हैं अभी भी। तो ये मैंने देखा है कि जब मैंने सोच के कोई जवाब दिया एंड आई केप्ट माई काम, थिंग्स वर्कड आउट बेटर, रादर देन कि जब मैंने बस गुस्से में जज्बाती होकर मैंने भड़बड़ा दिया हो या कुछ कह दिया हो। तो आई थिंक, एंड ऑल्सो
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये है, आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट थिंग. तायरा, तुम कुछ कहना चाहोगी तो बताओ, वरना मैं उसी बात पे एक आखिरी बात ये कि पेरेंटिंग हैज़ टू बी अनकंडीशनल. सो हमने जो ये चीज़ की है ना कि मेरी कामयाबी, मेरे बच्चे की कामयाबी, उसका फलां स्कूल में हो जाना, ये रिश्ता हो जाना, ये गाड़ी ले जाना, ये सारी चीज़ों की कंडीशन से आपको निकलना पड़ेगा. पेरेंटिंग हैज़ टू बी अनकंडीशनल. वो आपका बच्चा है, आपको उससे मोहब्बत का इजहार करना होगा, उसकी इज्जत उसी तरह से करनी होगी जिस तरह से आप किसी एडल्ट की करते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एज पेरेंट्स कंडीशन लगा ही देते हैं बच्चे पे कि ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो यूँ होगा. तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस हद तक आप अनकंडीशनली अपने बच्चे को ग्रूम कर सकते हैं, मोहब्बत दे सकते हैं, वो आई थिंक आपका जॉब एज अ पेरेंट है. एंड विद दिस थॉट आई एम गोइंग टू एंड द पॉडकास्ट. लेकिन जाते जाते मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहूँगी वो ये है कि एज पेरेंट्स वी नीड टू बी काइंड टू अदर पेरेंट्स. कि एज अ मदर मुझे दूसरी माँ को भी समझना है कि अगर उसका बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या उसका बच्चा अगर मिसबिहेव कर रहा है, उसके बच्चे अगर अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहे किसी जगह पे, तो बिफोर जजिंग और बिफोर पासिंग अ कमेंट या बिफोर लेबलिंग दैट मदर, दैट फादर, दैट फैमिली, आई थिंक वी शुड नो द हिस्ट्री. सो जब हम एक दूसरे की तरफ एम्पैथेटिक होंगे, काइंड होंगे, एज अ कम्युनिटी हम वर्क करेंगे, तो आई थिंक वी वुड बी एबल टू रेज बेटर, मोर काइंड एंड हम्बल चिल्ड्रन. क्योंकि जब आप इतनी सख्ती और नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे, दिखाएंगे, सो आई थिंक इट कैरीज फॉरवर्ड एंड इट क्रिएट्स दैट ऑरा ऑफ नेगेटिविटी ऑल अराउंड. सो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और जितना लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बना सकते हैं, बी दैट पर्सन टू मेक समवन्स लाइफ ईजी रादर देन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर समबडी. इसी थॉट के साथ वील एंड द पॉडकास्ट. आई होप आपने आज का पॉडकास्ट एंजॉय किया हो. टेक केयर. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.